सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक के न्यूज के साथ इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। बट उससे पहले आप लोगों को एक बार बता दूं दोस्तों, हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेसिफिकली हमारे स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियो एंड आर कॉन्टो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियोज जो जो वो पोर्टफोलियोज है जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में, जहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा स्लगिश था, वहां पे 14 to 15% के रिटर्न्स भी लाए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को चेक नहीं किया है तो investor.in को विजिट करके उनको सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। कंप्लीट मेथोडोलॉजी भी हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज की वहां पे रखी हुई है। रेड ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो काफी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स भी आपको मिल सकते हैं। आइए तो शुरुआत करते हैं ग्लोबल न्यूज के साथ, जिसमें यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स जो है ना, वो यहाँ पे थोड़ी सी राइज हो रही है। रीजन क्या है इसके पीछे के? तो बहुत सारे रीजन है। मतलब एक तो जिस तरीके का इकोनॉमिक डेटा, रिटेल सेल्स, जॉबलेस क्लेम्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ये जो डेटा सामने आ रहा है ना, उसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि इन बिटवीन एक इन्फ्लेशन का नंबर जब आया था तो सबको लगा था यार चलो रेट कट्स या फिर रेट हाइक्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं होंगे। बट नाउ जिस तरीके से जॉबलेस क्लेम्स आए तो वो नीचे गिरे हैं। सो दिस शोज दैट कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसने भी अपसाइड में सरप्राइज किया है। जून के रिटेल सेल्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए। तो ऑल दोज फैक्टर्स आर एक्चुअली टेकिंग द यील्ड्स टुवर्ड्स हायर साइड। सो 10 ईयर जिसे यील्ड जो है यूएस की, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 4.59%, और 2 ईयर यील्ड जो है वो अराउंड 4.18% की रही है। सो व्हाट इट इज सजेस्टिंग, इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट द एक्सपेक्टेशंस जो फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स हायर रखने के थे वो और ज्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस एलिवेट हो गए हैं। दो जो नए फेडरल रिजर्व के हेड है तो उन्होंने तो अभी तक मतलब ही इज द ओनली वन हु इज नॉट गिविंग एनी हिंट्स, अदरवाइज सबने हिंट्स दे दिए हैं। तो वहाँ क्या होता है ये देखना होगा। और इस ये सब जो चीजें चल रही थी उसके ऊपर क्रूड ऑयल प्राइसेस फिर से एक बार $85 पर बैरल पे ट्रेड हो रहे हैं। मेजर रीजन आई थिंक द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड ईरान। और कल जो मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप लोगों ने देखी तो 111 मिसाइल्स फायर हुए थे टुवर्ड्स अब्राहिम लिंकन, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएस का, फ्रॉम ईरान। जैसे पूरे के पूरे नाकामयाब रहे, ऐसा मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। बट अगर ये ऐसा ही ये जो स्कर्मिशस है ये और ज़्यादा बढ़ती रहेगी, और अगर ये पावर प्लांट्स वगैरह पे अटैक होता है, एंड देन आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे ईरान ने हुदीज को बोला है कि अगर पावर प्लांट्स पे अटैक होते हैं तो देन जो रेड सी वाला जो चैनल है वहाँ का वो भी तो आप लोग क्लोज कर दीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी वजह से क्रिएट हो सकती है। एंड दैट इज द रीजन थोड़े से हायर या एलिवेटेड प्राइसेस रह सकते हैं क्रूड ऑयल के, एंड विच विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी, और उसी का नतीजा इवन मार्केट्स पे भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स डेफिनेटली यहाँ पे है। तो अगर यूएस की इकोनॉमी यहाँ पे रेजिलियंस दिखा रही है, एग्रेसिव फेड रेट कट्स अगर नहीं होंगे, जो पॉलिटिकल रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो देन आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल प्रॉब्लम फॉर द ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो है दोस्तों वो थोड़ा सा ग्लोबल भी है और थोड़ा सा लोकल भी है। तो वो ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो अब इंडियन बॉन्ड्स को बाय कर रहे हैं और स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं। यही एटलीस्ट नंबर्स तो सजेस्ट कर रहे हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने $7.7 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं इन इंडियन डेट, यानी कि इंडियन बॉन्ड्स में। YTD 2026 YTD मतलब 1 जनवरी 2026 से लेके अब तक जो ये जो नंबर है $7.7 बिलियन का, लास्ट ईयर पूरे कैलेंडर ईयर 2025 में जो टोटल इनफ्लोज आए थे बॉन्ड्स में, इंडियन बॉन्ड्स में, वो थे $6.6 बिलियन। उसके कंपैरिजन में अभी तक मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6.5 महीनों में ही ये नंबर उसको क्रॉस कर गया है।
अकेले जून मंथ का अगर हम नंबर देखते हैं जून 2026 का, तो ये जो इनफ्लो है बॉन्ड्स में वो है $5.8 बिलियन का। ये क्यों हुआ है इनफ्लो इतना ज्यादा एक महीने के अंदर? मेजर रीजन बिहाइंड दैट इज कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो बॉन्ड्स पे है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए हटाया गया है, 12.5% का जो था, प्लस 20% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे हटा दिया है। तो ये सारी चीजें हैं, उसी की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। प्लस ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स में इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की एंट्री हो सकती है अर्ली 2027। अगर ये होता है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज FY 28 में $25 to 27 बिलियन के फ्लोज इन इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव न्यूज। और जो वेटेज हो सकता है इस इंडेक्स में, दैट कुड बी अराउंड 0.7% वेटेज इन दैट इंडेक्स। अगर हम इक्विटीज की बात करते हैं तो एफआईआईज ने ऑलरेडी इक्विटीज में $27.6 बिलियन सेलिंग की है इंडियन इक्विटीज में 2026 में, क्योंकि ग्लोबल कैपिटल जो है वो एआई लेड रैली को चेज कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई ये आउटफ्लोज हमने यहाँ पे देखे हैं। इंडिया ने जो फार जिसे कहा जाता है फुल्ली एक्सेसिबल रूट में, सो इंडिया एक्सपांडेड दैट बाय इंक्लूडिंग 15 ईयर 30 ईयर एंड 40 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ नो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स। तो ये भी एक काफी पॉजिटिव न्यूज थी, एंड दैट्स व्हाई फार बॉन्ड्स जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसमें $2.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स हुई है इन द मंथ ऑफ जून। फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की है, विच इज हाईएस्ट मंथली इनफ्लो इन लास्ट 14 मंथ्स। इंडिया इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा वाइडन हुआ है FY 26 में, एंड द नंबर इज एट $23.6 बिलियन। सो अर्लियर ईयर इट वाज $5 बिलियन, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ा है। डेफिसिट जो है फॉर द 2 मंथ्स ऑफ 2026 अप्रैल मई 2026 वो $11 बिलियन का रहा है। ये मेजरली क्यों रहा है ज्यादा? द डेफिसिट इज मोर बिकॉज इक्विटीज में आउटफ्लोज हुए हैं एंड हायर ऑयल इंपोर्ट्स, तो ये सारी चीजें यहाँ पे निगेटिवली थोड़ी सी प्ले आउट हुई है। सो अब देखते हैं कि जो आने वाला समय है वो अगर अर्निंग्स हमारे इंप्रूव होते हैं और सिचुएशन थोड़ी सी ये जो एआई लेड रैली है उसमें थोड़े से अगर डिसअपॉइंटमेंट्स आ सकते हैं आने वाले समय में सेमीकंडक्टर्स के एंगल से, अगर थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करते हैं, और ये जो यूफोरिया क्रिएट हुआ है $700 बिलियन $800 बिलियन $1 ट्रिलियन का अगले साल का इन्वेस्टमेंट हो सकता है एआई रिलेटेड, तो ये कहीं ना कहीं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स की बातें एग्रेसिवली मतलब डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू रह सकती है। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस एक डाइवर्सिफाइड मार्केट की तरफ अगर देखा जाता है तो उसमें इंडिया चाइना ये मार्केट्स काफी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो आने वाला समय बताएगा, बट आई थिंक वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर नेक्स्ट 2-3 सालों में इंडियन मार्केट्स परफॉर्म बेटर देन अदर मार्केट्स, दैट इज अ पॉसिबिलिटी वी फील। नेक्स्ट न्यूज जो है दोस्तों वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में है और थोड़ा सा ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में भी है। सो मूडीज एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ को स्लो होता हुआ बोला है और इंडिया भी थोड़ा सा मोमेंटम लूज कर सकता है। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2026 में 2.5% की रहेगी और 2027 में 2.8% की रहेगी, ऐसा मूडीज का कहना है। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू लूज अ स्टेप। सो क्योंकि ग्लोबल जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी मॉडरेट होगी, सो उसके कंपैरिजन में इंडिया फिर भी फास्टर ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज रहेगी, बट जो एआई बूम है विच इज हेल्पिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, और स्लो डाउन को अगर कहीं पे कुछ टैकल कर रहा है तो वो एआई बूम ही है, इन्वेस्टमेंट्स ही टैकल कर रहे हैं, और वहीं पे थोड़ा सा इंडिया पीछे पड़ता हुआ नजर आता है। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड फ्रिक्शंस, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन, ये सारे फैक्टर्स ग्लोबल ग्रोथ को इम्पैक्ट करेंगे जो इंडिया को भी यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक फ्रॉम दोज एंगल अगर हम देखते हैं, भले ही इंडिया की ग्रोथ थोड़ी सी मॉडरेट होगी, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स जो है इंडियन जीडीपी ग्रोथ के, इंडिया के इकोनॉमी के, वो काफी ज्यादा इंटैक्ट है, ऐसा मूडीज का कहना है। सो लेट्स सी, आई थिंक ये साल थोड़ा सा स्लो हो सकता है ग्लोबली, नेक्स्ट ईयर वुड बी मच बेटर कैलेंडर ईयर वाइज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं। अब स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, तो उसमें वॉरेन बफेट सर का एक इंटरव्यू आया है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। तो उन्होंने कहा है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है ना,
ये दिन ब दिन हार्डर बनती जा रही है, मुश्किल बनती जा रही है, ऐसा उनका कहना है। बिकॉज इंक्रीजिंगली मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स है वो स्पेकुलेटिव एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट्स ज्यादा ले रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई व्हाट ही हिज वार्निंग इज इट इज टफ टू फाइंड वैल्यूज व्हेन एवरीबडी इज प्रेफरिंग गैम्बलिंग, ऐसा उनका कहना है। So he compared today's market to a church with a casino attached. तो मतलब completely contradictory situation, मतलब markets are for majorly for investing, बट वहां पे उस तरीके से ये चीजें नहीं दिख रही है। सो उनका फिर भी कहना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, बट ये जो कसिनो साइड है ये करेंटली थोड़ी सी ज्यादा डोमिनेंट बन रही है। So Mr. Buffett says genuine opportunities are uneven. Sometimes they appear rapidly, while other times investors may be lucky to find one good opportunity in couple of years. उतना पेशेंस है क्या आज, फिर वो इन्वेस्टर्स में हो या फंड मैनेजर्स में हो? सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ टास्क, बिकॉज ट्रेडर्स का मार्केट बढ़ता जा रहा है और हार्डली 4-5% ट्रेडर्स सक्सेसफुल होते हैं, ये भी नंबर सजेस्ट करते हैं। बट अल्टीमेटली उन्होंने एक बहुत बढ़िया पॉइंट, ब्रॉडर पॉइंट जो बताया है वो ये है कि ब्रोकर्स एंड प्लेटफॉर्म्स ऑफन मेक मोर मनी कल्टिवेटिंग फ्रीक्वेंट गैम्बलर्स दैन बिल्डिंग पेशेंट एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे मार्केट्स, ये ब्रोकर्स और प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो एक फ्रीक्वेंट गैम्बलर्स को कल्टिवेट कर रहे हैं, बट आई थिंक मार्केट का जो काम है, मेन काम है, वो है पेशेंट एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स बनाना। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो इन्वेस्टर्स के लिए तो यही टेक अवे है कि व्हेन स्पेकुलेशन इज वाइड स्प्रेड एंड वैल्यूएशंस आर स्ट्रेच्ड, पेशेंस इज नॉट एन इनएक्टिविटी। ये समझना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना ये इनएक्टिविटी नहीं है, इट इज अ रिस्क कंट्रोल। सो आई थिंक मिस्टर बफेट का तो यही करना है कि आई वुड रादर वेट रादर देन ओवर पे, एंड दैट्स व्हाई ही इज सिटिंग ऑन big amount of cash. I know a lot of people will criticize him for that, but I think जो longest play उन्होंने किया है in the market, I think that is still phenomenal. And why retail investors like him? मुझे ऐसा सबसे ज्यादा लगता है क्योंकि उनकी जो philosophies है ना वो रिटेल इन्वेस्टर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई ही इज द बिगेस्ट एंड फेवरेट इन्वेस्टर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। अब नेक्स्ट न्यूज जो है स्टॉक स्पेसिफिक, उसमें एसबीआई फंड्स के बारे में बात करेंगे। एसबीआई फंड्स का फंड्स मैनेजमेंट का जो आईपीओ है वो काफी बढ़िया तरीके से ओवर सब्सक्राइब हुआ है 41.66 टाइम्स, थैंक्स टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। फाइनल डे पे ये सर्ज हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पोर्शन जो है वो 22.51 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, एंड रिटेल पोर्शन 3.59 टाइम्स। सो ग्रे मार्केट में अराउंड 92 रुपीज का प्रीमियम नजर आ रहा है, मतलब 16% की अपसाइड करंटली ग्रे मार्केट इज सजेस्टिंग। सो आई थिंक आईपीओ की जो साइज थी वो 9,813 करोड़ रुपीस की थी। 100% ऑफर फॉर सेल सेल यहाँ पे था। सो एसबीआई एंड अमुंडी ये दोनों जो यहाँ पे सेलिंग हो रही थी प्रमोटर से, और प्रमोटर का जो होल्डिंग रहेगा अब फ्रॉम 98.2% टू इट विल गो डाउन टू 89.8%। सो बड़ा फंड हाउस है एसबीआई, 12.5 लाख करोड़ रुपीस के ऐसा एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, 15.3% का मार्केट शेयर है कंपनी के पास। लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू था वो भी काफी फिनोमिनल था, 4,389 करोड़ रुपीस का। जो प्रॉफिट का नंबर था वो 3,067 करोड़ रुपीस का था। ईयर ऑन ईयर ये दोनों नंबर्स काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे ग्रो हुए थे। अलॉटमेंट जो है वो 17 जुलाई तक एक्सपेक्टेड है, और डीमैट में क्रेडिट होगा अराउंड 20 जुलाई को, और 21 जुलाई को ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम इज सजेस्टिंग अराउंड 15 to 16% लिस्टिंग गेन फॉर दिस कंपनी। नेक्स्ट न्यूज जो है वो आईटीसी के बारे में है दोस्तों। आईटीसी जो कंपनी है वो उनका कहना है कि H2 में जो है डिमांड मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा H2 में, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर H2 FY27, so which will be majorly led by festive season and improving customer sentiment। और थीम क्या रहेगी? प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो है वो दे विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म अक्रॉस बोथ अर्बन एंड रूरल मार्केट्स। कंज्यूमर्स जो है वो क्वालिटी को ज्यादा प्रेफर कर रहे कंपेयर टू प्राइस। सो द कंपनी इज डबलिंग डाउन ऑन प्रीमियमाइजेशन एंड हेल्थ फोकस्ड प्रोडक्ट्स। सो ये दर्शाता है
कि डिमांड फॉर न्यूट्रिशन, वेलनेस एंड इंग्रेडिएंट लेड ऑफरिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे. सो आईटीसी बिलीव्स कंज्यूमर्स आर नाउ बाइंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन वैल्यू एंड बेनिफिट्स. तो सिर्फ अफोर्डेबिलिटी की तरफ नजर नहीं जा रही है कंज्यूमर्स की, अब वो वैल्यू और बेनिफिट्स की तरफ भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहे. बट ये जो एडिबल ऑयल का जो इन्फ्लेशन है ना, दैट इज अ बिगर हेडविंड आने वाले समय में. प्लस ये जो वेदर अनसर्टेनिटी है, इट इज ऑल्सो पोजिंग अ रिस्क. व्हाट इज द रिस्क? रिस्क ऑफ रूरल डिमांड एंड एग्रीकल्चरल इनपुट का जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे ओवरऑल इम्पैक्ट कर सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है. Still, I think the company is quite optimistic that India's long-term consumption story and premiumization का जो ट्रेंड है, it will continue to drive FMCG growth. ठीक है, डिस्पाइट मतलब नियर टर्म जो कॉस्ट प्रेशर्स है कंपनी पे वो कंटिन्यू रहेंगे, बट स्टिल आई थिंक लॉन्गर होराइजन में लॉन्ग टर्म कंजम्पशन स्टोरी जो है इंडिया की वो काफी ज्यादा इंटैक्ट है, ऐसा उनको लगता है. नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के Q1 FY 2027 के रिजल्ट्स की. अब कंसोलिडेटेड पैट जो है वो 830 करोड़ का रहा, 156% ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ है. बट आई थिंक अगर स्टैंड अलोन प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 105.24 करोड़, 47.27% से ये बढ़ा है. बट फाइनली एक चीज अच्छी लग रही है कि अब थोड़ा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस नजर आता है. जैसे कि जियो क्रेडिट एयूएम जो है वो 2.6 टाइम्स बढ़ा है, द नंबर इज 30,667 करोड़ रुपीज. जो ग्रॉस डिसबर्समेंट्स है वो भी 2.7 टाइम्स बढ़े हैं, 11,252 करोड़ रुपीज. लेंडिंग नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो यहाँ पे 118% से बढ़ा है, 257 करोड़ रुपीज. लेंडिंग पैड जो है वो मोर देन डबल हुआ है, टू 98 करोड़ रुपीज. जियो पेमेंट्स बैंक का इनकम 7.7 टाइम्स बढ़ा है. तो आई स्टिल से कि ऐसा कुछ फेनोमिनल ये नंबर्स नहीं है, बट फाइनली ऑपरेटिंग नंबर सब सामने आ रहे हैं. सो अर्लियर क्या होता था कि अनाउंसमेंट्स होती थी कि ऐसा कर सकते हैं हम, वैसा कर सकते हैं हम, बट नाउ आई थिंक द ऑपरेशनल नंबर्स आ रहे हैं. तो अब मार्केट थोड़ा सा और ज्यादा इसको वैल्यू देगा इन सारी चीजों को. एंड दैट्स वाई अभी कोई मतलब ये नंबर्स बहुत फेनोमिनल है ऐसा हम नहीं बोलेंगे, बट एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड डिलीवरिंग नंबर्स. और अब आने वाले समय में थोड़ा सा और ज्यादा एनालिसिस हमें यहाँ पे इस कंपनी का करना पड़ेगा. नेक्स्ट न्यूज जो है दोस्तों वो है टेक महिंद्रा के भी Q1 FY 2027 के रिजल्ट्स आ चुके हैं. नेट प्रॉफिट जो है वो 28.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, द नंबर इज 1,465 करोड़ रुपीज. बट स्टिल इट इज लेस देन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस. रेवेन्यू जो है वो 17.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, द नंबर इज 15,712 करोड़ रुपीज. बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने बीट किया है. एबिट मार्जिन जो है वो एक्सपांड हुआ है टू 14.4%. एबिट का अगर नंबर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर हैज ग्रोन बाय 53% ईयर ऑन ईयर, सो विच इज हाईलाइटिंग स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन. भले ही डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा सा सबड्यूड है, बट स्टिल जो एग्जीक्यूशन है वो काफी बढ़िया किया है कंपनी ने. टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो $1.08 बिलियन की रही है लास्ट क्वार्टर के लिए. एंड दिस इज द थर्ड कंसिक्यूटिव क्वार्टर जहां पे ये नंबर $1 बिलियन से ज्यादा रहा है, विच इज इंडिकेटिंग सस्टेन्ड डील मोमेंटम. अब सेगमेंट में सेक्टर वाइज हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग वर्टिकल, जहां पे रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 17.2% ईयर ऑन ईयर रही है. और वीकेस्ट कौन सा रहा? वो है कम्युनिकेशन बिजनेस, जो इनका एक स्ट्रेंथ होता था. याद है आपको टेक महिंद्रा का पहला नाम क्या था? महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम, एमबीटी बोला जाता था उसको. बट नाउ कम्युनिकेशन बिजनेस जो है विच इज अबाउट वन थर्ड ऑफ द रेवेन्यू, वो सिर्फ 1.3% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रो किया है. तो आई थिंक ओवरऑल जो कोर इनका एक स्ट्रेंथ होता था वो स्लगिश ग्रो हुआ है, बट अदर सेगमेंट्स आर डूइंग वेल. सो लेट्स सी कि आने वाले समय में और किस तरीके से ये पर्टिकुलर कंपनी परफॉर्म करती है. कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं, तो investor.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. इन मॉडल पोर्टफोलियोज में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो हमारी वेबसाइट से. स्पेसिफिकली अगर कॉन्टो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो और स्मॉल कैप मिड कैप मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.